और दोस्तों स्वागत है आपका हमारा ऑनलाइन स्टडी चैनल द सीक्रेट मैथ पर। और हम पढ़े थे सारणी, जिसमें हमने पिछले क्लास में सारणी के गुणधर्म जिसमें देखे थे हमने गुणा, पंक्ति स्तंभ गुणा, पंक्ति पंक्ति गुणा। और आज हम उनके गुणफलन के जो गुणधर्म है वो डन करेंगे और उसके बाद 4.1 सुनाने पर चलेंगे, क्योंकि काफ़ी दिन हो गए हमने सारणी थ्योरी लिखते हुए। तो हम क्वेश्चन करेंगे। तो सबसे पहले गुणधर्म लिखेंगे। आपकी पाठ्य पुस्तक में 3-4 गुणधर्म बताए गए, जिसमें ये है कि आप अल्टरनेटली अगर पंक्ति या स्तंभ को चेंज करें तो सारणी में क्या प्रभाव पड़ेगा। इसके अलावा मान लीजिए कोई दो पंक्ति या स्तंभ समान आपकी सारणी के, तो उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो फर्स्ट आप हम पहला देखेंगे। इसमें हमने फर्स्ट ऑफ ऑल इसका जो है उसका मान निकालना बताया, तो हमने आपको पहले बता दिया था मान। तो हम सेकंड देखेंगे आपके लिए। फर्स्ट ये अगर आप मान लीजिए कि ए मैट्रिक्स है, मैं एग्जाम्पल समझा रहा हूँ। मान लीजिए एक सारणी के मान लीजिए इस प्रकार की मैट्रिक्स है सारणी के। और अगर आप इन सारणी की मान लीजिए ये आपके लिए ये सारणी नंबर 1 की होगी, और अगर आप सेकंड सारणी देखते हैं और आप अल्टरनेटली प्रथम पंक्ति को द्वितीय पंक्ति में चेंज कर देते हैं, द्वितीय पंक्ति को प्रथम पंक्ति में चेंज कर देते हैं, यानी कोई भी चेंज कर सकते हैं। इसको यहाँ पर ला सकते हैं, इसको यहाँ पर ले जा सकते हैं। मान लीजिए हमने ये चेंज किया A1 B1 C1 B से ऊपर इसी प्रकार रखा, इसको जो R3 थी उसे R2 में बदल लिया और R2 को R3 में बदल लिया। तो देखते हैं, हम इसे लिख लेते हैं A3 B3 C3 और A2 B2 और C2। आप ये अब आप इसका मान निकालेंगे, जो मान होगा वो कुछ इस प्रकार होगा कि जो सारणी को ए का मान होगा वो इस सारणी के माइनस के बराबर होगा। हम इससे जो इसका गुणधर्म का अर्थ है कि अगर आप कोई भी सारणी के अगर स्तंभ या पंक्ति को विनिमय करेंगे, उनको चेंज करेंगे, तो उनका जो मान है वो वही निकलेगा, लेकिन यहाँ पर नेगेटिव चिन्ह जाएगा। यहाँ पर आप लगाकर नेगेटिव चिन्ह लगा सकते हैं। उसके बाद ये क्या है, ए मैट्रिक्स आपके लिए, वो ए मैट्रिक्स वापस लिख सकते हैं। तो ये था प्रथम गुणधर्म। इसमें आपको पंक्ति या स्तंभ चेंज करने से क्या निष्कर्ष निकलता है वो बताया हमने। अब हम देखेंगे सेकंड में। आप मान लीजिए आपके लिए कोई सारणी को दी गई, A1 है, B1 है, C1 है, A2 B2 C2 और A3 B3 C3। इसे हम दो प्रकार से समझेंगे। मान लीजिए कोई सारणी को है, इसे हम क्या से गुणा कराते हैं, या मान लेते हैं कि ये के से गुणा हो चुकी पहले ही, यानी के A1 के B1 और के C1। तो अब यहाँ पर सारणी को आगे में अंतर देखेंगे। वो ये होता है कि जब आप कोई भी आगे मान लीजिए ये आगे 2 3 4 5, अगर आप 2 से गुणा करेंगे तो वह सभी अवयव से गुणा होगा, यानी जो मैट्रिक्स ऑफ ए होगा उसको गुणा होने के बाद हो जाएगा 4 6 8 और 10। ये अगर आप किसी भी अवयव को 2 से गुणा करेंगे, अधिक संख्या से गुणा करेंगे, तो इस प्रकार का निष्कर्ष निकलेगा। लेकिन यहाँ पर अगर मान लीजिए कि सारणी को दी गई है आपको, और अगर आप उसे कोई अधिक संख्या, ये मान लीजिए कोई अधिक संख्या है, ठीक है दोस्तों। तो अधिक संख्या सिर्फ पूरी सारणी से गुणा ना होकर एक निश्चित स्तंभ या एक निश्चित पंक्ति से गुणा होगी, ठीक है दोस्तों। तो इस प्रकार आप गुणा कर सकते हैं जो आगे की मैट्रिक्स में दी गई है। तो ये क्या होगा, आप इसे किसी से गुणा कर सकते हैं। हम प्रथम पंक्ति से गुणा कराने से या फिर सारणी का ए है, ये हमने जो कहता हूँ उसे प्रथम पंक्ति से गुणा कराते हैं। और ये हम जो यहाँ पर दी गई है, अगर मान लीजिए कोई सारणी के और उसे कोई अधिक संख्या से गुणा कराई हुई, तो उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। जो सारणी का क्या होगा उसके मान का ये क्या गुना हो जाएगा, यानी सारणी का जो भी मान निकलेगा ये सारणी का मान होगा।
संख्या दोस्तों सारणी का मान है, कोई भी मान सकते हैं सारणी का मान। मान लीजिए कोई संख्या भी मिली सारणी में और मान 20 30 निकला तो उसे के गुणा, यानी मान लीजिए अगर 2 से गुणा हो रखी है तो ये 40 हो जाएगा। कुछ इस प्रकार का निष्कर्ष निकलता है। और अगर आप कोई संख्या को के से गुणा करते हैं तो या तो निश्चित स्तंभ में पंक्ति से गुणा होगी, जो हमने इस प्रकार देखा। तो अगर कोई अधिक संख्या को आप किसी भी आगे से सारणी से गुणा करेंगे तो वो उतना ही गुना बढ़ जाएगा सारणी का मान, जितना गुना आप उसे गुणा करा रहे हैं। मान लीजिए आप किसी से भी गुणा कर सकते हैं, सारणी पंक्ति से गुणा हो सकती है या स्तंभ किसी से गुणा हो सकती है। तो ये हमने देखा। इसके बाद थर्ड है लास्ट, मान लीजिए सारणी का फिर तो आप देख लोगे कि हमने दोनों ही जो पंक्तियां हैं उनको समान लिखा है। इसलिए लिखा है कि इसका निष्कर्ष निकलता है। मान लीजिए अगर कोई दो पंक्तियां दो स्तंभ, हमने तो कोई C2 C3 लिखा। मान लीजिए अगर आपके कोई भी सवाल में या तो C2 या C3 या C3 C1 कोई भी दो पंक्तियां दो स्तंभ बराबर हो तो सारणी का मान क्या निकलेगा, 0 होगा। इस प्रकार ये हम इसका जो प्रसार करेंगे, प्रसार करने के पश्चात सारणी को क्या होगा, डेल्टा का मान कह सकते हैं, होगा 0। सारणी के मान को डेल्टा से लिखा जाता है। तो इससे इसका मतलब होता है कि किसी भी सारणी में अगर कोई भी दो पंक्ति या दो स्तंभ समान हो, यानी सभी अवयव आपके जो अवयव सभी समान होने चाहिए, तो सभी अवयव अगर समान हो तो इसका सारणी का क्या निकलेगा, 0 निकलेगा। ये हमारा थर्ड गुणधर्म था। और लास्ट में तो इसके बाद हम 4.1 पर चलते हैं। ये हमारी थ्योरी कंप्लीट हो चुकी है, जो 4.1 या 4.2 से संबंधित थी। और अगर और कुछ बचेगा तो आपको लिखा दिया जाएगा। आगे की चैप्टर्स को देखते हैं। ये 4.1 अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। हमने ये ट्राई किया है कि आपको मैक्सिमम क्वेश्चन आपको बोर्ड पर कराया जाए या क्लास में कराया जाए। -3 4 2 और उसके बराबर आपको 0 दे दिया, 0 दे रखा है। तो आपको के का मान निकालना है। किस प्रकार, वो हमने जो 2/2 की मैट्रिक्स 2/2 के सारणी का गुणा कराया था उसी प्रकार ये इससे गुणा होगा, हो जाएगा -2k। जब ये इससे गुणा हो जाता है तो माइनस का चिन्ह आ जाता है। और यहाँ पर 2 चौके 8 हो जाएगा 0। वहाँ पे एक संख्या उधर भेज देंगे, हो जाएगी -8। ये हो जाएगा 2k पॉजिटिव हो जाएगा। उसके बाद ये जो संख्या उसके नीचे भाग लग जाएगा -8/2। और ये जो संख्या होगी वो होगी k बराबर -4। तो आपके आंसर आप k बराबर -4। हमें सिर्फ तरीके से गुणा कराना है, जो हमने पिछले क्लास में देखा था गुणा थ्योरी में। तो हमने k को -3 से गुणा करा, यहाँ पर -3 यहाँ पर मान होगा वो -4/3 होगा, -4/3 इसका -1। ठीक है दोस्तों, तो हम सेकंड क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन में सेकंड भी इसी प्रकार से है। आपको x और y की समीकरण के रूप में एक सारणी दे रखा है 0 और याद क्या करना है आपको, x अनुपात y क्या होगा देखते हैं। सीधे से हम गुणा कर दें, इसको इससे करेंगे 4x - 2y बराबर 0। अब x अनुपात y याद करना है, यानी x/y याद करना आपके लिए सिंपल सा। तो y को इधर भेज 4x + 2y। आपको y को x के नीचे लाना है, तो x/y और जो x के गुणा में उसको y के नीचे, इस 2 के नीचे भेज देना 2/4। तो आप देखेंगे कि जो x अनुपात y निकला वो था 1/2। यहाँ फिर आंसर है। बस आपको गुणा करना है तरीके से, और उसके बाद जो आपको क्वेश्चन क्या याद करनी है उसके तरीके से आपको जमा कर ये क्वेश्चन ये आंसर प्राप्त करने आपके सभी इसी प्रकार से होंगे। अभी क्वेश्चन नंबर 3, इसमें आपको x और y के मान याद करने होंगे। या फिर क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, x y
4 2 और उसके आगे का मान दिया गया वो है 7। ये आपको दो समीकरण या दो सारणी दी गई, जिससे निकलेगी वो समीकरण नंबर 1, उससे निकलेगी समीकरण नंबर 2, तो गुणा करेगा 2x इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ये इक्वेशन नंबर सेकंड है 2x माइनस 4y इक्वल टू 7, इक्वेशन नंबर 2। अब आपको दो इक्वेशन दी गई है, उसे आप किसी भी विधि से ज्ञात कर सकते हैं, विलोपन विधि लगा सकते हैं, माइनस करा सकते हैं, एक में से 2 माइनस करा सकते हैं। तो हम इक्वेशन 1 माइनस 2 करा देते हैं, मिलेगा 2x माइनस 3y माइनस 2x प्लस 4y और 4 माइनस 7 कुछ इस प्रकार से होगा। 2x से 2x मिलेगा, यहाँ पर बचेगा y, यहाँ पर बचेगा माइनस का 3, आपके y की जो वैल्यू आई -3। अब आप इसे किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हैं, इन इक्वेशन नंबर को लिख लेते हैं यहाँ पर। जैसे आप इसमें लिखेंगे तो ये जाएगा 2x माइनस 4 इंटू माइनस 3 0 7 0 2x माइनस 12 और ये प्लस 12 ये 7 तो 2x डॉट 7 माइनस 12 x बराबर माइनस का काम कर दो। यहाँ पे आंसर है फर्स्ट इक्वेशन में, ये हमारा आंसर आ चुका है। और अगर आप इस आंसर को शो करना चाहते हैं तो किसी इक्वेशन में रख सकते हैं, आपके आंसर इक्वल टू 4 आ गए हैं। इसे चेक कर लेते हैं, 2 इंटू माइनस का 5 बटा 2 माइनस 3 इंटू माइनस 3 इसका आंसर 4 आना चाहिए, ये हो जाएगा माइनस का 5 प्लस का 9 माइनस माइनस प्लस का 9 ये 4, तो यहाँ पर भी 4 और यहाँ पर भी 4। जो दोनों मान प्राप्त हुए हैं एक्स के वाई के वो पूर्णतः सही। जैसे आप किसी भी इक्वेशन में तो मान को वापस रखकर इस इक्वेशन या मान की श्योरिटी कर सकते हैं कि वो मान सही है नहीं। क्वेश्चन नंबर 4 तो आपको यहाँ पर सारणिक ये देखिए उसके बराबर में 0 है, तो आपको सारणिक का मान निकालना है, यानी x का मान निकालना है। तो पहले आप मैंने इस तरह गुणांक रूप में लिखा माइनस एक्स और एक्स स्क्वायर माइनस 2 लिख दिया इक्वल टू 0। तो आपसे गुणा कराने पर ध्यान दें ये x इससे गुणा होगा x माइनस 3, ये माइनस 1 x माइनस 3 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस का 2x ये देगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस का x प्लस का 3 माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का 2x इज इक्वल टू 0। यहाँ पर एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर काट दे देगा 4x प्लस 3 प्लस का 2x, इन दोनों से क्या उधर ले जाएगा देगा 3 माइनस 4x माइनस 2x, तो x की वैल्यू होगी 3 बटा 2। हमारे x की सटीक सी वैल्यू है। इस प्रकार हमने अलग अलग आपको दो गुणनखंड या गुणनखंड करके देंगे, तो गुणनखंड को गुणा करना है, गुणा करने के पश्चात इनको भी आपस में गुणा करके माइनस में नेगेटिव से लगाकर दोनों को अलग अलग गुणा किया और इसे एक्स स्क्वायर प्लस 2x लिखा और सभी को कैलकुलेट एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर काटने पर और एक्स की संख्या को घटाकर हमने पाया कि जो एक्स का मान निकला वो 3 बटा 2। अब 3 बटा 2 को इसमें लिख सकते हैं सारणी में लिखेंगे तो आपके लिए सारणी एक का मान जो जिस सारणी का मान होगा वो 0 है। ये हमारा फोर्थ क्वेश्चन भी हो चुका है। हम चलते हैं 5वें क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 5, इसमें आपको दो दिए गए हैं। इसका जो फर्स्ट है 1 1 4 3 माइनस 3 2 2 2 और माइनस 1 5। इस क्वेश्चन में आपको बताया गया कि प्रथम स्तंभ के अवयवों की उपसारणी में सेकंड लिखकर उसका मान ज्ञात कीजिए। तो आपको इस सारणी का मान भी ज्ञात करना है और किस प्रकार ज्ञात करना है, उनकी सेकंड और उपसारणी ज्ञात करके। तो इसका सेकंड 3 आपको सेकंड ज्ञात करना है इसके प्रथम स्तंभ के। इस प्रकार 1 4 3 के तो प्रथम स्तंभ के अवयव होंगे वो 11 21 31। तो आप देखते हैं सेकंड है जिनका आपको मान ज्ञात करें। तो सबसे पहले F11 को देखते हैं, तो आपको इसकी उपसारणी ज्ञात करनी पड़ेगी। F11 बराबर -1 की घात 1 + 1, यहाँ पर M21 M11 होगा
चौरा हो जाता है, ये हो जाएगा माइनस वन की घात 2। यहाँ सारणी क्या होगी, इसको छोड़कर ये अवयव लिख लेंगे, -1 2 2 और 5। यहाँ पर ये हो जाएगी पॉजिटिव संख्या। कोई भी माइनस की संख्या अगर माइनस की घात अगर पॉजिटिव हो यानी सम हो तो ये पॉजिटिव हो जाएगी, और अंतिम में आंसर निकलेगा -2 -10 जो आंसर होगा -12। तो प्रथम अवयव का प्रथम स्तंभ के प्रथम अवयव का जो सेकंड निकला वो था -12। अब हम निकलेंगे F12 F21 का। यहाँ पर चिन्ह कौन सा था, माइनस, यानी -1 की घात 2 + 3 यह हो जाएगी विषम संख्या जिससे आपको मान नेगेटिव मिलेगा। M21 यहाँ पर नेगेटिव पहले लिख देते हैं और सारणी लिख देते हैं। इसके सापेक्ष अगर आप सारणी देखें, इस स्तंभ को छोड़कर इस पंक्ति को छोड़कर जो मान निकलेंगे होंगे -3 2 5 और 2 सब गुणा करा लेंगे, माइनस और गुणा देंगे -6 -10 ये हो जाएगा माइनस का 16 और जो पैर से माइनस से गुणा करेंगे पॉजिटिव 16। फिर 21 के लिए सेकंड प्लस के बाद चुके। तो थर्ड यानी 31 के लिए देखेंगे, -1 की घात 3 + 4 3 + 1 यहाँ 4 आ जाएगा। और क्या होगी, सम संख्या से आपको पॉजिटिव निकलेगा। 31 पॉजिटिव लिख ले रहे हैं आप, सीधा सारणी लिखेंगे। सारणी क्या होगी हमारे लिए, सारणी हो जाएगी -3 -1 2 और 2। तो आप इसे गुणा करेंगे, ये हो जाएगा माइनस का 6 ये हो जाएगा प्लस का 2 में मान निकलेगा होगी -4। तो अगले दो तीनों सेकंड प्रथम स्तंभ के सेकंड होते हैं -1 -12 16 और माइनस का 4। अब आपसे सारणी को कई ज्ञात करना है, डेल्टा इस प्रकार ज्ञात हो हमने आपको उसको लिखाया था A11 F11 F21 F21 F31 और F31 ये आपके लिए, यानी आप किसी भी पंक्ति अब पंक्ति स्तंभ के उनका अवयव और उनके गुण सेकंड का गुणा करा देंगे तो आपके लिए सारणी को क्या रहेगी, सारणी को क्या होगी 11 यानी 1 × -12 प्लस चित्रकार 21 यानी 4 × 16 प्लस 21 यानी 3 × -4 अंतिम आंसर चलेंगे आपके मान के निकलेगा -12 और 64। जब आप इसे बता दें तो फिर 40 प्लस का आंसर होगा। सारणी को फेंका मान के निकला 40। अगर आप इसे इस प्रकार से ना कर मान लीजिए इसका सीधा ही सारणी को पे ज्ञात करें, यानी प्रथम पंक्ति प्रथम स्तंभ के सापेक्ष इसका प्रसार करें तो जो राशि मान आएगा वो -14 + 40 निकलेगा। तो ये था हमारा सेकंड का एक सिंपल सा क्वेश्चन। इस प्रकार के क्वेश्चन में आपको कुछ नहीं करना, बस 3 में 3 की मैट्रिक्स में चिन्ह होते हैं प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस और प्लस माइनस प्लस। तो इस प्रकार की मैट्रिक्स सारणी में आपको ये चिन्ह याद रखना है और बस सारणी उप सारणी लगाना आना चाहिए आपको। जो भी आपको उप सारणी की होती है, मान लीजिए आपको प्रथम स्तंभ के सापेक्ष हमको सेकंड ज्ञात कर देते तो एक बार जो इसकी उप सारणी उसे प्लस से गुणा करा लिया, एक बार माइनस से और एक बार वापस प्लस से, तो बस वही आपकी सेकंड में बदल जाएगी, ये हो जाएगी सेकंड, यानी चिन्ह से गुणा कराने पर ये हो जाएगी सेकंड और उसके उपरांत जो रहेगी वो उपसारणी की रहेगी। ये तो हमारा 5वां क्वेश्चन यहाँ पर खत्म हो गया। तो 6 क्वेश्चन आपके लिए आपको इसका मान ज्ञात करना है -3 11 1 5 0 0 -10 3 0। तो आपको सारणी का मान ज्ञात करना है। अगर आपको इसी प्रकार की कोई भी सारणी दी गई है तो आप ये इस चीज पर फोकस करेंगे किस पंक्ति, मान लीजिए इस प्रकार की सारणी के हमारे जिस प्रकार की सारणी के इस प्रकार लिख सकते हैं, यहाँ पर मुझे इस प्रकार की सारणी दी गई आपको उसको मान निकालना। तो आपको उस पंक्ति या स्तंभ के सापेक्ष प्रश्न करने हैं जिसमें मैक्सिमम शून्य हो, क्योंकि आप अगर आप इसके सापेक्ष मान लीजिए R2 के सापेक्ष प्रश्न करेंगे तो
यहाँ पर सिर्फ -5 से संख्या गुणा होगी, बाकी तो अगर 0 0 के सापेक्ष हम प्रश्न करेंगे तो वहाँ पर संख्या 0 होगी। जैसे हम किसी भी सारणी का जो प्रसरण है वह प्रसार है हम इजी तरीके से और आसान समय में और कम समय में कर पाएंगे। तो आपको ये याद रखना कि जहाँ पर जिस पंक्ति है में मैक्सिमम 0 और वहाँ पर आपको उसके सापेक्ष प्रश्न करना है। तो हम यहाँ पर करेंगे R2 के सापेक्ष प्रसार लिख सकते हैं, प्रसरण भी लिख सकते हैं। हम R2 सापेक्ष करेंगे तो जाएगा माइनस का 5। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो ये क्या होगा, इसे आप छोड़ दीजिए, इसे भी छोड़ दीजिए, -11 0 से गुणा होगा 0 यानी -11 इंटू 0 और -1 इंटू 3, तो इसका -5 0 माइनस कर दिया, इसका आंसर होगा 15। हमने क्या R2 के सापेक्ष क्वेश्चन, इसके अलावा आपको एक के सापेक्ष क्वेश्चन करके बता देते हैं। आप या C3 के सापेक्ष कर लीजिए या हम सीधे ही R1 के सापेक्ष करते हैं। R1 के सापेक्ष प्रसार, तो R1 के सापेक्ष किस प्रकार प्रसार करेंगे, ये सबसे पहला था हमारा 3, यहाँ पर दोनों संख्या 0 देगी यानी 0 -0, इसी प्रकार ये -11 यहाँ पर माइनस होती है और -11 है यहाँ पर पॉजिटिव हो जाएगी। इसी प्रकार इसके सापेक्ष दोनों भी 0 होगी, यहाँ पर भी 0 यहाँ पर भी 0 हो जाएगा 0 + 1, यहाँ पर ये हो जाएगा 10 15, यहाँ पर 3 5 सीधा लिख लेते हैं 5 इंटू 3 -10 इंटू 0। ठीक है दोस्तों, तो ये दोनों में 0 होंगे, 0 + 0, यहाँ पर 15 से गुणा कर 15 देगा और ये भी 0, तो इन दी एंड आपके लिए आंसर निकला 15। यानी इससे आपको ये पता चलता है कि आप कोई भी सारणी ले इसका प्रसार किसी भी पंक्ति या स्तंभ के सापेक्ष करें, आपके लिए जो इंडियन वैल्यू प्राप्त होगी वो सभी में समान होगी। यहाँ पर आपकी ने R2 के सापेक्ष प्रश्न किया 15 वैल्यू निकली, हमने R1 के सापेक्ष प्रश्न किया या प्रसार किया तो -15 वैल्यू निकली। इससे पता चलता है कि आपको किसी भी पंक्ति या स्तंभ के सापेक्ष अगर आप प्रसार करेंगे तो आपको जो वैल्यू मिलेगी वो समान मिलेगी। एक लास्ट क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन, फिर करना है इस क्वेश्चन को, करना है a² b² और c²। तो जो इसके अभी में वो है 1a b - a 1c -b -c और 1। तो आपको ये एक सवाल दिया गया जिसमें आपको सिद्ध करना है कि इसका प्रसार करने में आएगा। आप किसी भी पंक्ति या स्तंभ के सापेक्ष प्रसार कर सकते हैं, तो हम प्रथम पंक्ति के सापेक्ष कर लेते हैं इजी वे में, यानी R1 के सापेक्ष प्रसार कुछ भी लिख सकते हैं। यहाँ पर पहला अवयव जो है वो है 1, 1 से गुणा होगा 1 और माइनस, यहाँ पर पहले माइनस आएगा और माइनस गुणा होगा c² बन जाएगा -a, ए यहाँ से गुणा होगा तो a -1 से गुणा होगा माइनस का है और माइनस यहाँ पर माइनस है और यहाँ पर भी माइनस आएगा तो +bc हो जाएगा +bc। इसी प्रकार आप b लेंगे, b किसे लेंगे, a को a ये दोनों गुणा होंगे माइनस के तो पॉजिटिव में हो जाएंगे। इसी प्रकार ये माइनस है 1 से गुणा होगा माइनस हो जाएगा प्लस हो जाएगा और यहाँ पर भी बीच में भी संख्या प्लस के आती है तो ये हो जाएगा b। अब आप इनको गुणा करेंगे, यहाँ पर हो जाएगा 1 c² a² abc + abc + b²। तो आप देखें जो आपको तीनों स्क्वायर दिए गए तीनों स्क्वायर है, एक का भी यहाँ पर हमें प्राप्त है तो -abc और +abc को काट देंगे 0 और अंतिम आप निकलेगा आपके लिए आंसर का a² b² और c²। तो आपके लिए वैल्यू आ चुकी या इसे कह सकते हैं RHS, तो हमारे लिए वैल्यू यानी HP यानी ये सब यहाँ पर इस सवाल से होता है। तो दोस्तों ये हमारी 3-4 खत्म हो चुकी है और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चलो तो सब्सक्राइब करें।